गुड आफ्टरनून बच्चों। आज की क्लास आरंभ करते हैं। एक गैप के बाद आपकी आज क्लास हो रही है, इसलिए जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आपको याद होगा इसके पहले हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और इसके पहले जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी की थी, और से रिलेटेड आखिरी में आपको मैंने बताया था कि वो कौन से पोर्शन है यहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। आशा है कि इस समय में जो त्योहारों की छुट्टियां हुई इस दौरान आपने उन लॉ से संबंधित न्यूमेरिकल्स जरूर किए होंगे, और उनमें से किसी को अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो किसी न्यूमेरिकल को लेकर या कुछ पूछना हो तो आप गूगल क्लासरूम में लिखकर पूछ सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑल्दो आपको 11th में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन ये आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। कुछ हिस्सा इसका पहले भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन आज इसको हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स केवल स्टेटमेंट के तौर पे नहीं, बल्कि आगे चल के आप देखेंगे कि इससे एक नया एक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल इवॉल्व होता है जिसको हम एंट्रोपी कहते हैं। और इस टर्म की आवश्यकता फिजिक्स में और केमिस्ट्री में एक समान पड़ती रहती है। इसके अलावा बहुत से और भी फील्ड हैं फिजिक्स के जहाँ पर एंट्रोपी की चर्चा होती है, उसकी आवश्यकता होती है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। इस लिहाज से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, और जो क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं इसके स्टेटमेंट से। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो स्टेटमेंट है इसको हम लोग कहते हैं कि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। अब ये नेगेटिव स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? नेगेटिव स्टेट का मतलब ये होता है कि जो ये बताता है कि अभी किसी ने लिखा है चैट बॉक्स पे कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11 में उन्होंने पढ़ा है। अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे जानकारी थी कि आपको जीरो तो फर्स्ट ही आपने पढ़ा है। ओके, सो जैसा मैं कह रहा था कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। इसका क्या मतलब होता है? नेगेटिव स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि आपने अपने एक्सपेरिमेंट से या अपने अनुभव से ये सीखा कि ये नहीं हो सकता, और जो नहीं हो सकता उसके लिए आपने कहा नेगेटिव स्टेटमेंट। क्या हो सकता है वो तो पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा। तो कई बार साइंस में या रिसर्च में इस तरीके का जो नेगेटिव रिजल्ट आता है या जो नेगेटिव स्टेटमेंट इवॉल्व होता है आफ्टर एक्सपीरियंसिंग सर्टेन लॉज और रूल्स अबाउट समथिंग, उसको आप नेगेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी सेकंड लॉ में भी कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट की चर्चा होगी, जिनमें से दो ऐसे अनुभव है जिनको जो लोग भी हीट या थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे या आम जीवन में इसका इस्तेमाल कर रहे थे, मैकेनिक्स में या हीट के लेकर कुछ इंस्ट्रूमेंट में या मशीनों में इस्तेमाल कर रहे थे, उनके कुछ अपने अनुभव थे। उस अनुभव पे आधारित ये सेकंड लॉ है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। तो उनका एक पहला ये अनुभव था कि आप कोई भी तरीका अपना लें, लेकिन आप कोई ऐसा रिवर्सिबल इंजन नहीं बना सकते, नेगेटिव स्टेटमेंट का मतलब यही हो गया कि आप ऐसा कोई रिवर्सिबल इंजन नहीं बना सकते जो कि जितना हीट वो एब्जॉर्ब करे उस पूरे हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। मतलब इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट कंप्लीटली टू वर्क। तो ऐसा आप नहीं कर सकते कि सारी की सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते। तो फिर क्या हो सकता है, फिर संभावना है क्या? ये तो नहीं कर सकते। तो मैं देखिए रिवर्सिबल इंजन के लिए भी, क्योंकि इंजन इरिवर्सिबल, आप जानते हैं कि मोस्टली प्रैक्टिकल इंजन इरिवर्सिबल होते हैं, लेकिन अगर हम एक रिवर्सिबल इंजन की भी कल्पना करें जो कि एक आइडियल इंजन हो, किसी भी तरह का इम्परफेक्शन ना हो और किसी भी तरह का कोई लॉस ना हो, तब भी जो है वो टोटल हीट का एक फ्रैक्शन ही वर्क में कन्वर्ट कर सकता है, टोटल हीट को वर्क में नहीं कन्वर्ट कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी कन्वर्जन होगा बाय इंजन वो पार्शियल होगा। तो ये हमारा अनुभव था, ये हमारा एक्सपीरियंस था किसके साथ? इंजन के साथ। और इस अनुभव को जब हमने एक्सटेंड किया रिवर्सिबल इंजन के साथ, तो भी हमारा अनुभव बदला नहीं। वो अनुभव वही रहा कि अगर आप हीट लेते हैं तो आपको पूरे हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इस बात को आप इस फिगर से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर एक हीट इंजन के बारे में लेफ्ट साइड में एक फिगर बनी हुई, जानी पहचानी सी,
जिसमें आप देख रहे हैं कि हीट सोर्स है T1 टेम्परेचर पर और एक ये हीट सिंक है T2 टेम्परेचर पर और उसके बीच में एक रिवर्सिबल इंजन लगा हुआ है और ये कह रहा है कि अगर आपने Q1 अमाउंट ऑफ हीट लिया तो ये टोटल वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता, आपको थोड़ा सा हीट को रिजेक्ट करना ही होगा। इसी तरीके से इंजन के अलावा रेफ्रिजरेटर के मामले में भी एक एक्सपीरियंस लोगों ने हासिल किया कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप हीट का ट्रांसफर जो है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ कर सके विदाउट एनी एड ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, यानी बाहरी मदद के बगैर आप लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर अपने आप नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है? देखिए आमतौर पे क्या होता है, जब उन्होंने हीट पढ़ाया था तभी डिस्कस किया था कि हीट ट्रांसफर के लिए सिर्फ दो ही चीजों की आवश्यकता है, टेम्परेचर का डिफरेंस और कांटेक्ट। यानी कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस हो और आप कांटेक्ट में ले आए, जैसे मान लीजिए आपकी दो हथेलियां हो, एक गर्म हो एक ठंडी हो, और यानी टेम्परेचर डिफरेंस हो और आप दोनों हथेलियों को अगर कांटेक्ट में लाएं तो टेम्परेचर हीट अपने आप ही हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करने लगेगी। लेकिन यहाँ क्या बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है कि नहीं, हीट का ट्रांसफर फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, तो वो पॉसिबल नहीं है जस्ट टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करके या जो है टेम्परेचर डिफरेंस के अलावा कांटेक्ट मेंटेन करके जो है आप हीट को ट्रांसफर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ नहीं कर सकते। तो इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए फिर आपको एक एक्सटर्नल एजेंसी यानी एक एक्सटर्नल एड की जरूरत पड़ेगी, जैसा कि राइट साइड के फिगर में दिखाया गया हुआ है कि हीट सिंक जिसका टेम्परेचर कम है और हीट सोर्स जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, अगर आप हीट लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको एक एक्सटर्नल वर्क अप्लाई करना होगा, सराउंडिंग को सिस्टम पर वर्क करना होगा। तो इन दो अनुभवों के आधार पर अल्टीमेटली दो साइंटिस्ट थे, कैल्विन एंड प्लैंक। ऑल्दो इन दोनों अलग अलग देश के वासी थे, लेकिन लगभग एक ही समय पर इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, और उस स्टेटमेंट को तो मैं यहाँ पे नहीं प्रोनाउंस करूंगा क्योंकि वो स्टेटमेंट उनके बोलने का तरीका थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन उस स्टेटमेंट की समरी यह हम डिस्कस कर रहे हैं और इस स्टेटमेंट को ही अब आगे कहा जाएगा कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट फॉर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसका मतलब ये हो गया कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एक से ज्यादा स्टेटमेंट है। तो ये पहला स्टेटमेंट है जिसको हम बोलेंगे कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट फॉर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट इंजन के लिए था। तो यहाँ पर फिलहाल आइडियल इंजन यानी रिवर्सिबल इंजन की बात कर लेते हैं। तो आइडियल इंजन के लिए स्टेटमेंट क्या था, जो अनुभव हमने अभी पहले आपको बताया उसी के आधार पे था कि नो हीट इंजन हैज एवर बीन डेवलप्ड that converts the heat extracted from a heat reservoir into work without rejecting some heat to a heat sink। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि ऐसा कोई इंजन बनाया ही नहीं जा सकता जिसका एकमात्र काम ये हो कि वो हीट रिजर्वायर यानी सोर्स से हीट को एक्सट्रैक्ट करे, हीट ले और उसे वर्क में कन्वर्ट करे बिना हीट सिंक को कुछ हीट रिजेक्ट किए हुए। ऐसा कोई हीट इंजन नहीं बना सकता। तो अगर आप देख रहे होंगे कि एक नेगेटिव स्टेटमेंट ही है, पर इसको हम कहते हैं कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इसी तरह का जैसा कि आपको याद होगा कि हमने बताया था कि एक अनुभव तो हमने इंजन के साथ लिया था और एक अनुभव हमने रेफ्रिजरेटर के साथ लिया था। तो रेफ्रिजरेटर में हमने बात की थी कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर हीट ट्रांसफर अपने आप नहीं होती। उसके आधार पर एक स्टेटमेंट है जिसको हमने कहते हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये जो क्लॉसियस स्टेटमेंट है, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि ये रेफ्रिजरेटर के लिए, कैल्विन प्लैंक इंजन के लिए था और क्लॉसियस जो है वो रेफ्रिजरेटर के लिए है। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि वर्क इज ऑलवेज नेसेसरी, यानी कि एक एक्सटर्नल वर्क की आवश्यकता पड़ेगी, सराउंडिंग को सिस्टम पे वर्क करना पड़ेगा। So work is always necessary to transfer heat from reservoir at low temperature, and it means heat sink, to a reservoir at high temperature, that is heat source। यानी कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर हीट ट्रांसफर करने के लिए हमेशा वर्क की, एक्सटर्नल वर्क की आवश्यकता पड़ती है। एंड दिस इज क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो ये दो स्टेटमेंट हो गए
एक हो गया केल्विन प्लैंक और दूसरा हो गया क्लासियस स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को थोड़ा और एलोबरेट करके, मतलब वो तो जैसे हमने बताया तो बहुत ही शॉर्ट में, ब्रीफ में बताया गया, उसे बहुत ही एलोबरेट करके बढ़ाकर इस तरीके से कहा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी इंजन एक साइकिल में वर्क करती है, एक साइकिल में वर्क करती है, तो उसके हिसाब से केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट इस तरीके से लिखा जाता है। मैं इस स्टेटमेंट को जरा पढ़ देता हूं। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन which operating in a complete cycle will produce no effect other than the absorption of heat from a reservoir means source, and the performance of an equivalent amount of work without leaving changes in the working substance। यानी कि ऐसा कोई आप हीट इंजन बना ही नहीं सकते जो एक कंप्लीट साइकिल में वर्क करे, लेकिन उसका कुल प्रभाव क्या हो कि वो सोर्स से हीट ले और उसके समकक्ष, यानी कि जितना हीट ले उतना ही उसके समकक्ष वर्क कर दे। ऐसा हीट इंजन नहीं बना सकते, है ना, और ऐसा करे भी और वर्किंग सब्सटेंस में कोई परिवर्तन ना हो, तो ऐसा नहीं बन सकता। क्यों ऐसा नहीं बन सकता? पीछे के स्टेटमेंट में बताया था कि ऐसा इसलिए नहीं बन सकता, ये जरूरी है कि कुछ हीट का पोर्शन वो सिंक को रिजेक्ट करे। तो हमेशा देखिए नेगेटिव स्टेटमेंट से आपकी मुलाकात हो रही है। ऐसे ही देखिए क्लॉसियस का स्टेटमेंट थोड़ा सा एलोबरेट करके बोले तो कैसे कहेंगे? इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ रेफ्रिजरेटर। देखिए वहां पर कहा गया था कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट इंजन, यहाँ कह रहे इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ रेफ्रिजरेटर। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ रेफ्रिजरेटर दैट इज अनएडेड बाय एनी एक्सटर्नल एजेंसी, जो बाहरी मदद के बगैर काम करे, that is unaided by any external agency operating in a cycle will produce no effect other than transfer of heat from a reservoir of low temperature to high temperature। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई रेफ्रिजरेटर नहीं बनाया जा सकता जो बाहरी मदद के बगैर, यानी कोई एक्सटर्नल वर्क किए कराए बगैर, फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम कराए बगैर वो ऐसा कर पाए कि लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ हीट को ट्रांसफर कर सके। तो ऐसा रेफ्रिजरेटर नहीं बनाया जा सकता। सो अगेन एक नेगेटिव स्टेटमेंट ये, इसको हम प्रोसेस स्टेटमेंट कहते हैं। सो अभी तक हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में स्टेटमेंट के संबंध में बात की। तो एक चीज आपको थोड़ा सा हो सकता है कुछ लोग को सरप्राइजिंग लगे कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ही एक स्टेटमेंट इंजन के लिए है और एक स्टेटमेंट रेफ्रिजरेटर के लिए। सुनने में भी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट लग रहे हैं। ऑल्दो हमने 3 स्टेटमेंट आपको केल्विन प्लैंक्स के बताए और 3 क्लासियस स्टेटमेंट के बताए, तीनों एक ही चीजें हैं, कहने के तरीके में अंतर है। पहला अनुभव के पर आधारित था, फिर केल्विन प्लैंक का ओरिजिनल स्टेटमेंट था, और फिर हम केल्विन प्लैंक का वो स्टेटमेंट पढ़ते हैं जो कि एलोबरेट करके कंप्लीट स्टेटमेंट बनाया गया। यही बात क्लॉसियस के लिए भी था कि पहले अनुभव पे आधारित रेफ्रिजरेटर के लिए एक स्टेटमेंट था, फिर आप क्लॉसियस का स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फिर आप उसको एक एलोबरेट करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एक साइकिल में ऑपरेट होता है, चाहे वो इंजन हो चाहे रेफ्रिजरेटर। जिस बात को भी आपको मेंशन करना जरूरी है, जो कि क्लॉसियस के स्टेटमेंट में ओरिजिनली नहीं था, तो आप उसको एलोबरेट करके एक स्टेटमेंट बनाते हैं। सो एक रेफ्रिजरेटर के लिए स्टेटमेंट और एक इंजन के लिए स्टेटमेंट, दोनों देखने में सुनने में अलग अलग से लग रहे हैं। इन दोनों को ही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट कैसे कहा जा सकता है? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंजन के स्टेटमेंट को सेकंड लॉ कहें और रेफ्रिजरेटर के स्टेटमेंट को कुछ और कह दें, थर्ड लॉ कह देते? क्योंकि जब ये स्टेटमेंट आया था तब तक तो थर्ड लॉ आया नहीं था, तो थर्ड लॉ को फोर्थ लॉ कह देते। कोई नंबर की कमी तो है नहीं। तो इस बात का जवाब अब आगे आपको मिलेगा जब हम बात करेंगे इक्विवेलेंस ऑफ द केल्विन प्लैंक्स एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट। यानी ये जो दोनों स्टेटमेंट सुनने में और समझने में अलग अलग लग रहे हैं, एक्चुअली इनके बीच में एक इक्विवेलेंस है, समानता है, और इसी समानता के कारण उन दोनों को ही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। ऐसा नहीं कि एक सेकंड है एक थर्ड, दोनों को सेकंड लॉ कहा जाता है कि दोनों इक्विवेलेंट टू ईच अदर हैं, एक ही बात को कहने के दो ढंग हैं। पहले बात करते हैं एक ऐसे सिस्टम की जिसके अंदर आपने एक हीट सोर्स ले रखा हुआ है T1 टेम्परेचर पर, एक हीट सिंक ले रखा हुआ है T2 टेम्परेचर पे,
और इसके बीच में देखिए एक रेफ्रिजरेटर काम कर रहा है और एक इंजन काम कर रहा है, आपको नजर आ ही रहा होगा। इंजन कैसे काम कर रहा है, QH अमाउंट ऑफ हीट लेता है, QH का मतलब हाई और L का मतलब लो, यानी हाई टेम्परेचर पे QH अमाउंट ऑफ हीट लेता है और उसका कुछ पोर्शन वर्क में कन्वर्ट कर देता है जैसे W, और बचा हुआ जो हीट है उसको रिजेक्ट कर देता है QL के। तो वर्क कितना किया होगा उसने, QH माइनस QL के बराबर वर्क किया होगा। तो ये इंजन तो आप देखिए केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। इंजन जो है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को फॉलो कर रहा है कंप्लीटली। अब जरा रेफ्रिजरेटर की बात करें, बाई तरफ R1, ये क्या कर रहा है, वो QL अमाउंट ऑफ हीट सिंक से ले रहा है और उतना ही हीट सोर्स को रिजेक्ट कर दे रहा है। QL भी देखिए जितना उसने हीट लिया उतना ही उसने रिजेक्ट कर दिया और कोई बाहरी मदद नहीं, कोई वर्क इसके ऊपर नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि इट्स क्लियरली वायलेटिंग द क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ। ये क्लॉसियस स्टेटमेंट को वायलेट कर रहा है, क्योंकि क्लॉसियस स्टेटमेंट तो कहता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बगैर बाहरी मदद के लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक हीट ट्रांसफर हो सके, तो इसमें तो बाहरी मदद नहीं है। इसका मतलब कि ये सेकंड लॉ, क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, उसको वायलेट कर रहा है, पर इंजन फॉलो कर रहा है। ओके, तो जरा आगे देखते हैं। अब आपको याद होगा हम लोग एक सेल्फ कंटेन्ड मशीन की कल्पना करते हैं कि हम एक ऐसा सिस्टम की कल्पना करते हैं जिसमें बाहरी मदद की कोई आवश्यकता ही नहीं हो। जो वर्क की आवश्यकता है या जो वर्क चाहिए वो अंदर ही आपको मिल जाए, और मतलब सिस्टम को जो वर्क चाहिए सराउंडिंग से लेने की बजाय विद इन सेल्फ कंटेन्ड मशीन मिल जाए, और जो वर्क सिस्टम करना चाहता है वो किसी और को करने की बजाय विद इन सेल्फ कंटेन्ड मशीन ही हो जाए। तो सेल्फ कंटेन्ड मशीन के बारे में पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको आप आगे बढ़ाते हैं। तो इस रेफ्रिजरेटर और इंजन को मिलाकर ये आप देख रहे होंगे एक ये डॉटेड लाइन से हमने एक घेरा बना दिया है और इसको कहा है कि ये एक सेल्फ कंटेन्ड मशीन है। ये जो बड़ा सा आपको जो है राउंडेड कॉर्नर वाला रेक्टेंगल दिख रहा होगा, ये एक सेल्फ कंटेन्ड मशीन है। अब ये सेल्फ कंटेन्ड मशीन क्या कर रही है, अंदर इसके एक रेफ्रिजरेटर है जो क्लॉसियस को नहीं मानता, अंदर एक इंजन है जो केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट को फॉलो करता है, ठीक। लेकिन ये सेल्फ कंटेन्ड मशीन क्या करता है, देखिए ये लेता है QH, ये ब्लैक कलर के एरोस को इस बार देखिएगा, रेड वाले नहीं, ये QH माइनस QL अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है फ्रॉम द सोर्स। ये हमने कैसे कहा, देखिए इसमें दो रेड एरो बने हुए हैं, हीट सोर्स से निकलते हुए दो रेड एरोस बने हुए हैं, एक QH है जो डाउनवर्ड है, एक QL है जो अपवर्ड है। जिसका मतलब हीट सोर्स से ये कुल मिलाकर, ये कुल सेल्फ कंटेन्ड मशीन जिसके अंदर रेफ्रिजरेटर और इंजन दोनों है, कुल मिलाकर कितना हीट इसने लिया, तो कितना होगा QH माइनस QL, क्योंकि QL का एरो QH के अपोजिट है। ओके, अब जरा नीचे देखें कितना अमाउंट ऑफ हीट इस सेल्फ कंटेन्ड मशीन ने रिजेक्ट किया। तो ये एरो देखिए, ये QL है हीट सिंक की तरफ, और ये वाला एरो देखिए ये भी QL है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में। तो QL माइनस QL क्या हो जाएगा, 0। यानी कि इसने हीट सिंक को, किसने, सेल्फ कंटेन्ड मशीन में हीट सिंक को कुछ भी हीट रिजेक्ट नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ, जब कुछ भी रिजेक्ट नहीं किया तो क्या हुआ कि जितना भी हीट इसने लिया था, ये ब्लैक एरो देखिएगा QH माइनस QL, इस टोटल को वर्क में कन्वर्ट कर दिया। तो W क्या हो गया, QH माइनस QL। तो सेल्फ कंटेन्ड मशीन कैसा हो गया, 2 स्टेप प्रोसेस फॉलो कर रहा है। जितना हीट ले रहा, कितना ले रहा, QH माइनस QL, पूरे हीट को कन्वर्ट कर दे रहा वर्क में, कितना, QH माइनस QL, और रिजल्ट क्या क्या कर रहा है, 0। क्या ये पॉसिबल है, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज द क्लियर वायलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ, ठीक। इसका क्या मतलब हुआ, हमने शुरुआत जो की थी वही गलत थी। शुरुआत क्या की थी कि हमने एक ऐसा रेफ्रिजरेटर सोचा जो क्लॉसियस स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करता। तो अगर वो क्लॉसियस स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करेगा तो आप जान लीजिए कि फिर वो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को भी फॉलो नहीं करेगा। एक को वायलेट करेगा तो दूसरे को भी वायलेट करेगा, क्लॉसियस को वायलेट किया तो केल्विन प्लैंक को भी वायलेट करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्लॉसियस को वायलेट किया तो केल्विन प्लैंक को वायलेट कर गया। क्या केल्विन प्लैंक को वायलेट करे तब क्या होगा, तो अब एक नया एग्जांपल कंसीडर करते हैं। इसमें भी देखिए
एक रेफ्रिजरेटर है, अब ये R2 को रेफ्रिजरेटर कह दिया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पिछली बार R2 को इंजन कहा था, और R1 को, जिसको पिछली बार रेफ्रिजरेटर कहा था, इस बार उसको इंजन कह दिया। दोनों रिवर्सिबल है, और आप जानते हैं कि इंजन को अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में चलाएंगे तो रेफ्रिजरेटर हो जाएगा, ठीक। तो ये एक R1 एक इंजन है जो QH अमाउंट ऑफ हीट लेता है और W अमाउंट ऑफ वर्क करता है, और W किसके बराबर है? QH के बराबर है, और कुछ भी हीट रिजेक्ट नहीं करता, कुछ भी हीट रिजेक्ट नहीं करता। इसका मतलब दिस इंजन वायलेट्स द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ। ये इंजन जो है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को वायलेट कर रहा है। रेफ्रिजरेटर को देखिए, रेफ्रिजरेटर QL अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है, R2 QL अमाउंट ऑफ हीट सिंक से ले रहा है, और इसको लेने के लिए, लेना इतना आसान नहीं, लेने के लिए सराउंडिंग W अमाउंट ऑफ वर्क कर रहा है। सराउंडिंग सिस्टम, सिस्टम कौन? R2 पर W अमाउंट ऑफ वर्क कर रहा है, और QH अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हो रहा है टू द सोर्स। अब इसके बारे में क्या राय है? रेफ्रिजरेटर क्या वायलेट कर रहा है? नहीं, रेफ्रिजरेटर तो क्लॉसियस स्टेटमेंट को वायलेट नहीं कर रहा, क्लॉसियस स्टेटमेंट तो है ही ऐसा, वो कहता है कि एक्सटर्नल एड की जरूरत पड़ेगी, और इसने एक्सटर्नल एड ले लिया, W अमाउंट ऑफ वर्क सराउंडिंग ने सिस्टम पे कर दिया, तो ये क्लॉसियस स्टेटमेंट को वायलेट नहीं कर रहा, किंतु इंजन केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को वायलेट कर रहा है, ठीक। अब इन दोनों को मिलाकर, इंजन और रेफ्रिजरेटर को मिलाकर, अगर एक पहले की तरफ एक सेल्फ कंटेन्ड मशीन बना ली, ये आप देख रहे होंगे राउंडेड कॉर्नर का एक रेक्टेंगल है जो डैश लाइन में बना हुआ है, इसको गौर कीजिए, ठीक। तो जो R1 वर्क कर रहा था, पिछली बार आप गौर करेंगे, R1 जितना वर्क कर रहा था W, उतने ही वर्क की आवश्यकता थी रेफ्रिजरेटर को, जितना ये दे रहा था उतना इसको लेना था, तो क्या किया, इसके वर्क को ही इस तक पहुंचा दिया, तो अब तो बाहरी मदद की जरूरत खत्म हो गई। R1 जितना वर्क करना चाहता है, R2 उतना ही वर्क लेना चाहता है, तो अब क्या हो गया, इस सेल्फ कंटेंट मशीन के बारे में अब क्या रहा है? देखिए, बाहर से तो अब ये कोई मदद ले ही नहीं रहा है ना, ये तो आपस में ही एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, R1 जो R2 की मदद कर रहा है। तो ये सेल्फ कंटेंट मशीन के बारे में सोचिए, क्या कोई W का एरो बाहर से बना है? कोई नहीं बना हुआ है, ना सराउंडिंग से सिस्टम, ना सिस्टम से सराउंडिंग, कोई एरो दोनों तरफ देखिए नहीं बना हुआ है। सो इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये हो रहा है कि ये QL अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है सिंक से, ब्लैक कलर का एरो देखिएगा, ये कैसे, मैंने कहा QL ही ले रहा है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये रेड एरो एक ही है, दूसरा कोई रेड एरो सिंक से निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और ये रेड एरो किसके अमाउंट कितना है, इसका हीट का QL है। इसलिए हमने क्या कहा कि ये सेल्फ कंटेन्ड मशीन भी QL अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है, वर्क तो ये कोई बाहर से सराउंडिंग से लेता नहीं सेल्फ कंटेन्ड मशीन, और कितना ये रिजेक्ट कर रहा है, QH प्लस QL अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट कर रहा है। अब ये QH कहां से आ गया, सॉरी एक मिनट, इसमें एक QH नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये QH ये भी है और QH ये भी है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ सिर्फ QL होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इट शुड बी QL ओनली। तो QL अमाउंट ऑफ हीट ही ये रिजेक्ट करेगा सोर्स को, तो QL अमाउंट ऑफ हीट सेल्फ कंटेन्ड मशीन सिंक से ले रहा है, और QL अमाउंट ऑफ हीट ही जो है रिजेक्ट कर रहा है, ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसे ठीक कर लीजिए, इट शुड बी QL, क्योंकि QH तो देखिए एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, QH इधर भी QH इधर भी, so that is not needed, only QL, fine। so वर्क तो कोई एक्सटर्नल वर्क तो उसने लिया नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, बिना वर्क लिए QL अमाउंट ऑफ हीट सिंक से निकाला और सोर्स को दे दिया, इसका मतलब इट इज अ वायलेशन ऑफ द क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो हमने शुरू कहां से किया था, हमने शुरू ये किया था कि एक ऐसा इंजन सोचा था जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को वायलेट करे, और अंत में क्या मिला कि हमें एक सेल्फ कंटेन्ड मशीन मिली जो क्लॉसियस स्टेटमेंट को भी वायलेट कर रही है। सो इन दोनों एग्जाम्पल का कंक्लूजन क्या है, हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं दे आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, ये दोनों ही सेकंड लॉ के स्टेटमेंट हैं एंड दे आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, मींस कि अगर कोई सिस्टम, अब मैं इंजन या रेफ्रिजरेटर नहीं बोल रहा हूं, कोई सिस्टम अगर केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को वायलेट करेगी तो वो क्लॉसियस को भी वायलेट करेगी, एंड वाइस वर्सा, यानी कि अगर वो क्लॉसियस को वायलेट करेगी तो वो
केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को भी वायलेट करेगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम ये जानते हैं कि कोई भी रिवर्सिबल इंजन को अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में ऑपरेट करेंगे तो रेफ्रिजरेटर हो जाएगा, और रेफ्रिजरेटर को अपोजिट डायरेक्शन में ऑपरेट करेंगे तो इंजन हो जाएगा। तो जब आप इंजन लेंगे तो आप केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट की बात करेंगे, जब आप रेफ्रिजरेटर कंसीडर करेंगे तब आप दस स्टेटमेंट की बात करेंगे। तो अगर एक को वायलेट करेगा तो दूसरे को जरूर वायलेट करेगा। एंड दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस एग्जाम्पल, और ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इस आर्टिकल के बाद जो आर्टिकल मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं वो है इंटरनल कंबशन इंजन। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं टाइम 10 मिनट जैसा ही है, अगर ये आज ओवर हो जाता तो ओके, अदरवाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इंटरनल कंबशन इंजन का मतलब क्या होता है? ये एक प्रैक्टिकल इंजन होते हैं जो कि प्रैक्टिकल साइड में ऑपरेट होते हैं, जैसे गैसोलीन इंजन जिसको हम आमतौर पर पेट्रोल इंजन भी कहते हैं और ऑटो इंजन भी कहते हैं। ये आमतौर पे 4 साइकिल 4 स्ट्रोक्स के होते हैं। 4 स्ट्रोक्स किस तरीके से होते हैं ये समझने के पहले एक इंजन की बनावट को हम समझते हैं, ठीक है। अभी देख रहे होंगे क्या नीचे क्रैंक शाफ्ट लगा हुआ है जो रोटेट होता है, और ये क्रैंक शाफ्ट एक लीवर के माध्यम, कनेक्टिंग रॉड है ना, कनेक्टिंग रॉड लूज, यहाँ पे लूजली कसा रहता है, और यहाँ भी एक पिस्टन से कनेक्टेड है। हम नीचे से ऊपर आपको दिखा रहे हैं पिस्टन से कनेक्टेड है, और ये पिस्टन किसका पार्ट है? एक चेंबर का पार्ट है जिसे हम कंबशन चेंबर कहेंगे। ये एक तरीके से एक सिलेंडर है। आप जानते हो कि इंजन में हम कहते हैं ना कि 2 सिलेंडर 4 सिलेंडर का ये इंजन है, ये सिंगल सिलेंडर फिलहाल दिखा रहा है। इस सिलेंडर में ये पिस्टन लगा हुआ है, ठीक। इस पिस्टन के बॉटम में बना, ऑल्दो ऊपर है, लेकिन पिस्टन के इस सिलेंडर के बॉटम में 3 ओपनिंग्स होती हैं। एक होती है इनटेक वाल्व जिसके थ्रू एयर और फ्यूल का मिक्सचर लिया जाता है। दूसरा होता है एग्जॉस्ट वाल्व जिसके थ्रू जो फ्यूम इसके अंदर कनेक्ट होती है, जो स्मोक जो बनती है उसको बाहर निकाला जाता है। और एक होता है स्पार्क प्लग जिसकी मदद से स्पार्क प्रोड्यूस किया जाता है, जिसकी वजह से कंबशन होता है इन द कंबशन चेंबर। तो आई होप कि आप एक प्रैक्टिकल इंजन का स्ट्रक्चर आप यहाँ पर समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, काम कैसे करता है। ये एक्चुअली 6 स्टेप में काम करता है, और आउट ऑफ 6 स्टेप्स, मैं 6 स्टेप्स आपको बताऊंगा, 4 स्टेप्स आर नोन एज स्ट्रोक्स। इसी वजह से इसको हम कहते हैं 4 स्ट्रोक साइकिल, 4 स्ट्रोक साइकिल। तो यहाँ एक एक करके 4 स्ट्रोक्स दिखाए गए हैं। इन 4 स्ट्रोक्स के बीच में ही 2 स्टेप्स भी होंगे पर वो स्ट्रोक्स नहीं होंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि देखिए, जिसे हम कहते हैं इनटेक स्ट्रोक। इनटेक स्ट्रोक में क्या होता है कि जो ये आप देख रहे होंगे, ये एरो आपको नजर आ रहा होगा, ये जो क्रैंक शाफ्ट है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम घुमा रहे हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने से क्या होगा, ये पिस्टन जो है, गौर कीजिएगा, ये कनेक्टिंग रॉड नीचे जाएगी जिसकी वजह से ये पिस्टन में नीचे जाएगा। पिस्टन जब नीचे जाता है तो ये जो वॉल्व होता है, इस तरीके से इसकी डिजाइन होती है, अंदर की ओर लगा होता है, तो ये वॉल्व नीचे की ओर खसक जाता है और यहाँ पर ओपन हो जाता है, ये खुल जाता है, जिसकी वजह से एयर फ्यूल इसके अंदर आ जाती है। एयर फ्यूल का मिक्सचर यानी हवा फ्यूल है, जैसे पेट्रोल इंजन है तो पेट्रोल का जो वेपर है वो इसके अंदर आ जाती है, ठीक। इसको बोलते हैं इनटेक स्ट्रोक, ठीक। पहला स्ट्रोक हुआ, इसमें प्रेशर में कोई चेंज नहीं होता। क्यों नहीं चेंज होता? क्योंकि वाल्व खुला हुआ है, तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं होता, पर वॉल्यूम एक्सपेंड करता है। उसके बाद क्या होगा, यानी कि अगर वॉल्यूम 0 था पहले, तो 0 से बढ़कर V2 जैसा हो गया। उसके बाद फिर ये देख रहे हो कि यहाँ पर अब ये क्रैंकशाफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है, गौर कर रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहा है, एरो दीजिए, तो इससे कनेक्टिंग रॉड भी ऊपर जाएगी और पिस्टन भी ऊपर जाएगा। इन एरोस पे जरूर ध्यान दीजिएगा जहां भी बने हुए। तो ये जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो गैस चैम्बर के अंदर वॉल्यूम घटेगा, और इसके ऊपर जाने के शुरुआत के समय ही ये जो इनलेट वाल्व है वो क्लोज हो जाएगी। आउटलेट वाल्व जो है, जिसे एग्जॉस्ट वाल्व भी कह रहे हैं, वो तो पहले से ही क्लोज है, और ये क्लोज हो जाएगी। क्लोज हो जाएगी तो इसके अंदर का प्रेशर बढ़ने लगेगा, प्रेशर बढ़ेगा और वॉल्यूम घटेगा, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस एडियाबेटिक होगा, ठीक। अब इसके अंदर प्रेशर काफी बढ़ चुका है और इसके अंदर एयर फ्यूल का मिक्सचर पहले से मौजूद है। ये वाला स्ट्रोक कहलाएगा कंप्रेशन स्ट्रोक, क्योंकि इसके अंदर एयर फ्यूल मिक्सचर को क्या किया गया, आपने कंप्रेस किया है। फिर अगली बार क्या होगा,
इसके बाद एक स्टेप होगा, दैट इज नॉट स्ट्रोक, स्टेप होगा। उसमें क्या, इसको बोलते हैं कंबशन, है ना, कंबशन होता है। कंबशन में क्या होता है कि स्पार्क प्लग एक स्पार्क प्रोड्यूस करेगा, स्पार्क एक क्या स्पार्क प्रोड्यूस करेगा। स्पार्क प्लग आप समझते होंगे, ऑटोमोबाइल जो स्कूटर मोटरसाइकिल कार जिनके पास भी होगी वो जानते होंगे स्पार्क प्लग लिखा जाता है। उसके नाम से जाहिर है कि वो स्पार्क प्रोड्यूस करता है, स्पार्क प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो एयर फ्यूल मिक्सचर है जो कंप्रेस्ड है हाई प्रेशर पे, वो जल उठती है। जब वो जल उठती है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर प्रेशर, जो जलने की वजह से उसका प्रेशर और बढ़ जाता है और इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से ये जो पिस्टन है ये नीचे की ओर जाती है और क्रैंक शाफ्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर की ओर जाएगा। क्रैंक शाफ्ट ऊपर की ओर जाएगा तो पिस्टन नीचे की ओर आएगा, एरो देखना नीचे की ओर आएगा। और अब क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। और वॉल्यूम जब जितना वो धकेल सकता है, मतलब जिसके अंदर जो कंबशन की वजह से ये विस्फोट जैसा हुआ उसकी वजह से जितना वो धकेल सकता है वो पिस्टन को धकेलेगा। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा, पावर के बाद इस वाले स्ट्रोक को बोलते हैं पावर स्ट्रोक, और एक्चुअल पावर इसी में प्रोड्यूस होती है ना, थर्ड स्टेप में। इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्रैंकशाफ्ट फिर से नीचे को रोटेट होता है और इसकी वजह से ये जो रॉड है ये ऊपर जाती है, ऊपर जाती है। उसी वक्त एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है। एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाने की वजह से क्या होता है कि इसके अंदर जो स्मोक बनी होती है, जल गया ना, एयर और फ्यूल मिक्सचर जल गया, वो जो है स्मोक इस एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू बाहर चली जाती है। कहते हैं ना कि धुआं बाहर निकल चला गया, वो एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू बाहर चली जाती है। ये कहलाता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ठीक, इसके बावजूद भी जो अगर बचा रहता है, अगर मान लीजिए इतने के बाद बावजूद जो बचा रहता है उसको एक स्टेप के थ्रू बाकी बची गैस को भी बाहर हम निकाल देते हैं। वो स्ट्रोक नहीं होता, वो स्टेप होता है। इस बात को देखिए यहाँ पर एक एनिमेशन के थ्रू भी आप समझ सकते हैं अगर एनिमेशन वर्क कर जाए। लेकिन उसके पहले मैं आपको इंडिकेटर डायग्राम दिखाना चाहूंगा जो राइट साइड में ड्रॉ है। अब सारे स्टेप समझ लीजिए। देखिए ये क्या था, याद कीजिए, पी नॉट से ये जो ये प्रेशर, इनिशियल प्रेशर, जबकि वॉल्यूम था 0, यानी कि बिल्कुल पिस्टन जो है बिल्कुल सिलेंडर के बॉटम को टच कर रहा था, तो वॉल्यूम 0 था। उस वक्त आपने पहला स्टेप कौन सा चलाया था आपको याद है, इनटेक। तो इनटेक में क्या किया आपने, ये एरो गौर कीजिएगा, लेफ्ट टू राइट वाला एरो, ये क्या हुआ, इसका वॉल्यूम बढ़कर हो गया V1। ठीक, ये था इनटेक स्ट्रोक। इसमें वॉल्यूम बढ़ा था और इसने एयर और फ्यूल के जो मिक्सचर को उसको यहां से एयर इनटेक से इसके अंदर ले लिया था। ठीक है, सॉरी, ले लिया था। और उसके बाद इनटेक स्ट्रोक के बाद क्या किया था आपने, अब क्या याद है, कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या हुआ था, आपने इसको कंप्रेस किया, 1 से कहां गए 2, प्रोसेस एडियाबेटिक, वॉल्यूम घट के कितना हो गया V2, प्रेशर कितना बढ़ गया, देख रहे हैं। उसके बाद क्या किया आपने, उसके बाद किया कंबशन। कंबशन इज नॉट ए स्ट्रोक, ध्यान रखिएगा, कंबशन इज नॉट ए स्ट्रोक। उसमें आपने क्या किया, स्पार्क प्लग में स्पार्क प्रोड्यूस किया और उसकी वजह से उसके अंदर जल गया, यानी कि एक तरीके से आपने हीट इनवाइट किया, इसीलिए QH लिखा हुआ है कि हीट को आपने एब्सॉर्ब किया। दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द स्टेप 2 to 3। और ये 2 to 3 क्या स्टेप है, स्ट्रोक नहीं। 5 to 1 was the stroke, intake stroke, 1 to 2 stroke, कंप्रेशन स्ट्रोक, 2 to 3 ये जो था कंबशन था। अब 3 से 1 क्या किया आपने, जो उसके अंदर स्पार्क प्लग की वजह से एयर और जो गैसोलीन का मिक्सचर था वो जो जला, तो जलने की वजह से उन्हें पावर प्रोड्यूस किया, और उसकी पावर की प्रोड्यूस तो हुआ लेकिन प्रेशर विल ड्रॉप। अब प्रेशर विल ड्रॉप तो क्या होगा, वॉल्यूम विल इंक्रीज, यानी कि एक्सपेंशन हुआ, इसको बोलते हैं पावर स्ट्रोक। उसके बाद क्या हुआ, 4 to 1, इसमें आपने क्या किया, वाल्व खुल गया, और वाल्व खुल जाने की वजह से आपने क्या हुआ, अपने आप वाल्व खुल जाते ही, आप जानते हैं कोई चीज आप ढक्कन खोल देंगे तो कुछ तो अपने आप ही निकल जाएगा, तो जो स्मोक था, जो फ्यूम थी, वो अपने आप निकल गई 4 to 1। एंड दिस इज नॉट ए स्ट्रोक, ये एक स्टेप है पर स्ट्रोक नहीं। उसके बाद हमने क्या किया, आपने उसके बाद जिसको फिर से कंप्रेस किया 1 to 5, और सारी की सारी जो है, जो उसके अंदर फ्यूम बची हुई थी जो अपने आप नहीं निकल पाई, उसको आपने एग्जॉस्ट कर दिया। ठीक, सो कितने स्टेप में प्रोसेस हुआ, इनटेक स्ट्रोक, जिसको येलो कलर से दिखाया गया, दे आर स्ट्रोक।
जिन्हें येलो से नहीं दिखाया गया, दे आर नॉट स्ट्रोक बट दे आर स्टक।